हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस होंगे और पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब दें, फिर इसका सोल्यूशन चेक करें देन, और कमेंट में वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं कि आपके 8 में से कितने करेक्ट हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो किसका बनाया जाता है, मतलब कि वो उसका कोर क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, बी हार्ड आयरन, सी रस्टेड आयरन, देन नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हमारा सॉफ्ट आयरन। जो सॉफ्ट आयरन होता है वो बहुत ही कम कार्बन का होता है, उसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम होती है और वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत जल्दी से मैग्नेट बन जाता है। वहीं हार्ड आयरन में इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है तो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता। एंड रस्टेड आयरन तो हम सब जानते हैं कि रस्टेड आयरन वो एक तरह का मतलब कि जंग लगा हुआ आयरन होता है और वो किसी काम का नहीं होता है, वो खराब हो जाता है। तो पहले का आंसर है हमारा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट में करंट को तो डिटेक्ट करता ही, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को तो डिटेक्ट करता ही है, साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बता देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ए मोटर, क्या मोटर करता है ऐसा, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट का ऑप्शन ए है, सेकंड का ऑप्शन सी है, सेकंड का है ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर। जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट की प्रेजेंस को भी शो करता है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है। मोटर तो डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अमीटर जो है वो करंट की प्रेजेंस को बताता है बट डायरेक्शन को नहीं बताता। सो अमीटर इसका नहीं होगा। और गैल्वेनोमीटर, हाँ गैल्वेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। एंड डी सोलेनॉइड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के काम आता है, इसमें इसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज। जो हमारा सोलेनॉइड, यहाँ पर मैंने एक सोलेनॉइड बना रखा है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोलेनॉइड होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, इनसाइड, वो कैसी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ये करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बैटरी से ज्वाइन कर रखा है और इसके अंदर करंट है, करंट फ्लो कर रहा है। तो आप बताइए कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर, ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोलेनॉइड होता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा, ऑप्शन ए बोल रहा है कि मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर। एंड में ज़्यादा होती है और सेंटर में कम, क्या ये ऐसा है। सेकंड बोल रहा है मिनिमम इन द मिडिल, मिडिल में सबसे कम होता है, क्या ऐसा है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं सेम एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट पे सेम होता है। ऑप्शन डी है फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू द अदर, कि एक एंड से दूसरे एंड में ज़्यादा होता है। कहने का यहाँ पर मतलब है कि दूसरा एंड जो है एक एंड में ज़्यादा और एक एंड में कम, ऐसा है क्या, कि एक एंड से जाते जाते पहले कम हुआ फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्या ऐसा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है सेम एट ऑल पॉइंट्स, सारे इनसाइड द सोलेनॉइड सेम एट ऑल पॉइंट। अगर यही बाहर की बात कर रहा होता तो जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होते चली जाती है, और जैसे सोलेनॉइड के नज़दीक रहता है तो इसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है, ज़्यादा होती है। और इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो होता है वो सेम होता है, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ कहीं पर भी हो, सेम ही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का जो आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सेम एट ऑल पॉइंट्स। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके देयर में भी मोर देन वन ऑप्शन। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं, ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रोटॉन होता है,
जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, जो हम प्रोटॉन होता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रखा होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। पहला है मास चेंज हो जाता है क्या प्रोटॉन का, बी स्पीड बदल जाती है, या वेलोसिटी, ऑप्शन सी वेलोसिटी, एंड डी मोमेंटम। इनमें से कौन सी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंड डी। जो हमारा प्रोटॉन होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक रहेगा तो उसकी स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सिंगुलर डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता उसका, तो एक ही डायरेक्शन होने की वजह से उसे वेलोसिटी कहते हैं। और मोमेंटम, चूंकि उसका मोमेंटम चेंज होते रहता है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे उसकी वेलोसिटी बदलते रहती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के दूर है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और नज़दीक है तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मोमेंटम होता है वो होता है, जो हमारा मोमेंटम अगर आपको याद हो तो मोमेंटम की जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब प्रोटॉन का मास पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी रहे, तो मास पे चूंकि कोई चेंज नहीं आएगा, और वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से मोमेंटम भी हमारा उसका प्रोटॉन का चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अगर दूर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी प्रोटॉन की कम होगी, और जैसे ही नज़दीक आते रहेंगे हम ऑब्जेक्ट के तो मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो चूंकि वेलोसिटी कम ज़्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम भी चेंज होता है, तो इसलिए दोनों पे इफेक्ट आता है। स्पीड पे इफेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि स्पीड में क्या होता है, अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता तब तो स्पीड कहलाता, वेलोसिटी नहीं कहलाते। और चूंकि वो एक ही सिमिलर डायरेक्शन में वो प्रोटॉन मूव कर रहा है, इसलिए उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन हैज सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में एक मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। एक सिग्निफिकेंट का मतलब ठीक ठाक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऑप्शन है हमारा आइज, ऑप्शन ए आइज, आंखों में मैग्नेटिक फील्ड होता है। बी लिवर, क्या लिवर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। सी टंग, TONGUE, टंग, टंग में मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है क्या। एंड डी हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हार्ट। जो हमारा स्टूडेंट ऑप्शन हार्ट होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। जो हमारे बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन है जहाँ जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं। पहला तो है हमारा ठीक ठाक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो पहला है हमारा हार्ट और ब्रेन। ये हार्ट एंड ब्रेन, ये दो ऐसे हमारे बॉडी ऑर्गन है जिनमें मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हार्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है जो डायरेक्शन, जो हमारा सर्किट में जो कॉइल होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। अब बैटरी कर देता है, ऑप्शन बी आर्मेचर, ऑप्शन सी कम्यूटेटर, या डी ब्रशेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कम्यूटेटर, जो कि स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग को ही कम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो स्प्लिट रिंग जो होता है हमारा, वो क्या करता है कि जो हमारा आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट है। आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो इसका जो करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा NCERT का है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द फेनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। या फिर ऑप्शन बी द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पास थ्रू अ कॉइल। या किसी भी कॉइल में से करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि ये कोई कॉइल है, इसमें से अगर मैं करंट पास करूं, बैटरी से कनेक्ट कर दूं और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगे, तो क्या इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। देन आपका ऑप्शन सी है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। कि जो किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस करना, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने को ही
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। अब ये रिलेटिव मोशन क्या होता है, जैसे कि अब ये कॉइल है और इसके बगल में मैग्नेट है, तो या तो मैं मैग्नेट को मूव करूं, ये मैग्नेट है, सपोज दैट दिस इज द मैग्नेट, अगर मैं मैग्नेट को मूव करूं तो इसमें कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, या तो इस कॉइल को मूव करूं तो तब जाके इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो इसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं, यानी एक दूसरे के अलोंग अब मोशन करवाना ही रिलेटिव मोशन होता है। देन आपका ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट, जो इसके अंदर कॉइल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो कॉइल फिट होता है उसको रोटेट कराने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखी हो तो इसमें होता क्या है कि आप किसी कॉइल को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के आप उसमें रख दें तो इंड्यूस करंट आ जाता है उसमें। जैसे कि अगर ये कॉइल है, बार बार इसका मैग्नेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ, या तो इसे मूव करके या इसे मूव करके, तो एक इसमें करंट इंड्यूस होता है। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सपोज दैट दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसा होगा आपको हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू वायर। जो ये वायर है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर, जैसे ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या परपेंडिकुलर होगा। देन ऑप्शन बी है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वायर। जैसे ये वायर है स्ट्रेट, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगी। पहले मैं बोला था परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है या पैरेलल होंगी इनके स्ट्रेट लाइन के। एंड देन ऑप्शन सी है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। तो रेडियल लाइंस जो होता है, जैसे कि एक और वायर यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो ये यहाँ पर एक और वायर है, ये आपका स्ट्रेट वायर है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या इस तरीके से रेडियल लाइन, कुछ इस तरीके से, ये जो होता है आपका रेडियल लाइन होती है जो सेंटर से जाती है, तो ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। या फिर ऑप्शन डी है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। जो हमारा स्ट्रेट वायर होता है, एक और स्ट्रेट वायर यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो ये जो स्ट्रेट वायर होता है कुछ इस तरीके से इसके बीच में कंसेंट्रिक सर्कल होता है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से होता है क्या। तो अगर आपने थ्योरी के जो चैप्टर देखा हो तो उसमें हमने देखा है कि जो करंट जो स्ट्रेट वायर होता है उसमें से इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं और आपका इसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 8 क्वेश्चंस थे हमारे, सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके 8 में से कितने सही हैं आप ये भी ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और आपको लगता है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।